अगर ये ईवीएम रहा तो मोदी को हटाने वाला कोई भी पैदा नहीं हुआ। ईवीएम हटेगा तो मोदी के अगर 10-15 भी एमपी आ जाए ना तो मेरा जो जी चाहे वो कर लेना, लेकिन ईवीएम हटाना होगा। सबसे पहले ईवीएम पर आवाज उठाने वाले डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हैं, जो भाजपा के सांसद हैं, और जीवीएल नरसिम्हा राव ने स्पष्ट तौर पर अपनी एक किताब लिखी है, डेमोक्रेसी एट रिस्क ऑन ईवीएम। ये तो भाजपा का ही है पूरा। रही बात कर्नाटक जिताने की या इधर उधर जिताने की, वो तो स्टेट दे देते हैं, इनके पास 356 का पावर तो है, फटाक से हटा देंगे। 2 दिन पहले राजस्थान से कहा था कि 70 करोड़ का जो है घोटालेबाज, 70 करोड़ का घोटालेबाज, और उसको अगले दिन जो है ना वो छिटा मारा गंगा जल का, वॉशिंग मशीन में निकाला, प्योर हो गया, आजा मेरे पास। नमस्कार, मैं राहुल राज, जंतर मंतर पर आप सबका स्वागत है। 2024 चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों की तैयारियां हैं, कौन किसके पाले में जानता है। आइए देखते हैं, कुछ हमारे साथ लोग जुड़े हैं, महिलाएं हैं, महिलाओं की चर्चाएं होती हैं। शर्मा ने आरोप लगाया महाराष्ट्र की घटना हुई थी, सीआरपीएफ या फिर किस बटालियन के थे और हमें नहीं पता, जवान थे, हाँ, उनके द्वारा एक घटना घटित की गई। उसे कहा गया कि मोदी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद नहीं हो तो घटना कर दी उनकी। हाँ। वो रेलवे पुलिस का एएसआई था टीकाराम मीना, सिपाही था चेतन सिंह, हाथरस का रहने वाला था, वो स्वर्ण कैटेगरी का होगा। उनकी दोनों की किसी बात पर आर्गूमेंट हुई, उन्होंने शायद मुस्लिम सवारी को कुछ टोंट कसा। साहब ने, टीकाराम साहब ने उसे मना किया कि आप ड्यूटी करने आए हो, ऐसे मत बोलिए। तो उसने पहले उसे मारा और फिर ढूंढ ढूंढ कर 3 मुस्लिमों को मारा और ये कहा कि योगी मोदी कहना होगा तो हिंदुस्तान में रहना होगा। ये साफ वीडियो, ये बिल्कुल है साफ। और ये विचारधारा कहाँ से पनपती है? ये आरएसएस के हेडक्वार्टर से पनपती है। और इन्होंने 9 साल में इस गोदी मीडिया ने जो जहर बोया है, उस जहर के पेड़ बन चुके हैं और वो फल देने लगे। उसका नतीजा है ये इंसिडेंट। देश की मुस्लिम महिलाएं और मुस्लिम समाज की बात करें तो फिर तैयार हैं जय श्री राम बोलने के लिए, मोदी जिंदाबाद बोलने के लिए? भैया मजबूरी में बोलना पड़ेगा, क्या करें, तैयार तो नहीं है। नहीं तैयार होंगे तो गोली से मार दिए जाएंगे ना, उड़ा दिए जाएंगे। मोदी जी भारत में जब मतलब हमारे देशों में, मुस्लिम देशों में जाते हैं, वहाँ से फंड लेकर आते हैं। अपने आरएसएस के जो मतलब कार्यकर्ता हैं, उनके आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी जो अपनी संगठन बने हुए हैं, हमारा फंड उनमें वो करते हैं, हमारा फंड उनको देते हैं ताकि मुसलमानों को ख़त्म करो और मुसलमानों के ही फंड से ख़त्म करो। विदेशों से जो मैं फंड ला रहा हूँ, जैसे मतलब अरब से ला रहा हूँ, अरबों के जो मुल्क से जो पैसा लेकर आ रहे हैं, वो हमारे अरबी मुल्कों का पैसा यहाँ अपने आरएसएस पे खर्च कर रहे हैं ताकि तुम जय सिया राम बोलते रहो, मुसलमानों को और दलितों को मारते रहो। और अगर ये भाई साहब कह रहे हैं कि मतलब संविधान लागू करके, क्या संविधान की शपथ लेने के बाद योगी जी, मतलब मोदी जी, योगी जी, या मतलब जिस उसने पुलिस वाले ने भी उनको मारा है, तो ये बताइए क्या उन्होंने शपथ संविधान की नहीं ली थी? और अगर संविधान को मानते तो क्या ऐसा होता इस देश में? संविधान माना कहाँ जा रहा है? यहाँ आज भी मनुस्मृति लग रही है और पहले भी मनुस्मृति चल रही थी, आज भी मनुस्मृति जली नहीं है, बल्कि दौड़ रही है, चल रही है। आरएसएस बीजेपी के हेडक्वार्टर में जो चलता है ना, वो संविधान नहीं चलता। मोदी जी ने ये करके दिखा दिया है, ये बिल्कुल बता दिया है कि मतलब ये आरएसएस बीजेपी के जो पीले ऑरेंज कलर के, जितने मोदी जी ये कहा करते थे ना, मोदी जी ये कहा करते थे ना कि वो आतंकवादियों को जो है वो लिबास से पहचान लेना। अब आतंकवादियों को लिबास से बिल्कुल सच्चाई से उन्होंने साबित की कि जिसके भी भगवाधारी गमछा पड़ा हुआ हो वो भारत का आतंकवादी है। पर ही डायरेक्ट आता जितना मतलब भगवाधारी हैं, जितने जय सिया राम बोलने वाले हैं, मैंने ये देखा है कि मतलब जहाँ मस्जिदों को तोड़ा जाता वहाँ जय सिया राम बोला जाता, वो भगवाधारी होते हैं। जहाँ मतलब कत्ल किया जाता वहाँ सिया राम बोला जाता, वो भगवाधारी हैं। जितने मतलब नंगा घुमाया जा रहा है, कि लड़कियों को नंगा घुमाया जा रहा है,
मणिपुर में आग लगाई जा रही है, सब जगह भगवाधारी हैं जिनके गलों में गमछे पड़े हुए हैं। मोदी जी की बात समझने में थोड़ी देर हो जाती है, लेकिन वो सच बताते हैं कि इंसान को उसके कपड़ों से पहचान लो असली आतंकवादी कौन है। मोदी पे किसी बात पे तो भरोसा है इनको। ये कह रही है कि मनुस्मृति की जो चीज़ें हैं वही लागू हो रही हैं, उसी का देन है कि इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं। क्या मनुस्मृति की देन है क्या ये, या फिर संविधान की जो व्यवस्थाएं हैं वो सही से लागू नहीं हो पाई, लोगों में डर खत्म है क्या कि इस तरीके की घटनाएं कर देते हैं? बोलना ना बोलना, स्वतंत्रता अपनी अपनी होती है। संविधान की शपथ लेकर के जो लोग बैकडोर से मनुस्मृति से इस देश को चला रहे हैं वो देशद्रोही है, संविधान विरोधी है। इसलिए मेरा 90% जनता भारत की SC ST OBC माइनॉरिटी सारे इकट्ठे होकर के वोट करें। 24 में इनको बिल्कुल जड़ से उखाड़ दें, नहीं तो ये देश बचेगा नहीं। आपका समाज तैयार है फिर जय श्री राम करने के लिए और मोदी योगी जिंदाबाद करने के लिए? बिल्कुल नहीं करेंगे, आज तक नहीं किया। हम तो जय भीम बोलेंगे, जय जोहार बोलेंगे, जय संविधान। घटनाओं के लिए तैयार हो जाओगे? हमने छाती तान रखी है, मारे कितनी गोली मारेगा मोदी जी, कर दे अपनी पुलिस को। हम भीम आर्मी के सिपाही, हम डरने वाले नहीं हैं। भीम आर्मी के सिपाही हैं, मुखिया पर ही गोली चल गया, क्या कहेंगे? वो चलवाई है, मुखिया से डरे हुए हैं। ये बड़ी साजिश है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पहलवान बहनों के समर्थन में आए थे, उससे हिल गए ये, ठीक है। और यहाँ 24 का चुनाव है, आपने तो तमाम आरोप लगा दिए, झड़ी लगा दी, मोदी के बातों को ही कोट कर दिया। 24 में क्या होगा? परिवर्तन आएगा या फिर मोदी की सत्ता वापसी फिर से हो जाएगी? क्योंकि आपने पूरा चीज़ खोल के रखा। अगर ये EVM रहा तो मोदी को हटाने वाला कोई भी पैदा नहीं हुआ। EVM हटेगा तो मोदी के अगर 10-15 भी MP आ जाए ना तो मेरा जो जी चाहे वो कर लेना, लेकिन EVM हटाना होगा। EVM कौन हटाएगा? दिक्कत तो है कि EVM हटेगा कैसे? EVM हटाना होगा। अगर EVM मोदी को देश से हटाना है तो EVM हटाना होगा। अगर EVM हटेगा तो मोदी हटेगा, वरना किसी के बाप में ताकत नहीं। चाहे 26 ना 40 पार्टियां एक हो जाए, कोई हटा नहीं सकता। 26 नहीं, तुम स्पेशल 26 नहीं, स्पेशल 100 हो जाओ, नहीं बदल सकोगे सत्ता, क्योंकि बदलना है तो EVM बदलना होगा। EVM को बदलना होगा, तब आएगी, तब बदलेगी ये सरकार। तो लड़ाई EVM की कहाँ हो रही है? लड़ाई तो ये हो रही है कि हम 26 दल आ गए, हम 38 दल आ गए, 40 दल भी आ जाएंगे। मैं ये गारंटी से कहती हूँ कि 40 दल भी पीछे हो जाएंगे। अगर EVM रहा तो मोदी ही आएगा। एक मैसेज आप राहुल गांधी और 26 स्पेशल जो टीम बनी है इंडिया, उसको क्या देना चाहेंगी? सब लड़ाई छोड़ो, एक लड़ाई लड़ो EVM की। EVM की मतलब चुनाव आयोग का घेरा डाल दो और EVM हटा दो, फिर जीत जाओगे। वरना 40 पार्टियां भी इकट्ठी कर लोगे, 100 पार्टियां इकट्ठी कर लोगे तो हार जाओगे EVM से। ये बात आप समझ सकती हो देश की एक महिला। तो फिर ये जो स्पेशल 26 टीम बनी है, अलग अलग राज्यों के मठाधीश है, पुरानी राजनीति का अनुभव है, राहुल गांधी भी हैं, सोनिया गांधी भी हैं, तमाम वरिष्ठ नेता हैं, वो इस बारीकी को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्यों नहीं इन बातों पर आखिर चर्चा होती है कि एक लड़ाई कम से कम EVM की हो, सत्ता की लड़ाई बाद में लड़ेंगे? देखिए, ऐसा है, जब EVM का आविष्कार किया तब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात के कंपनी को EVM का ठेका दिया गया, और वहाँ से डाटा फिक्स किया गया कि सबसे ज़्यादा वोट डालो कांग्रेस में जाएगा, बीजेपी में, बसपा में डालो बीजेपी में। वहाँ से डाटा तैयार होकर के गुजरात से आकर के पूरे देश पे कब्जा किया मोदी जी ने, तो EVM की वजह से किया है। सत्य कह रही है ये हमारी बहन कि जब तक EVM रहेगी तब तक मोदी रहेगा, और EVM को कल आने वाले चुनाव में 2024 में हटा दो, मोदी तो अपने बोरे बिस्तर लेके गुजरात भाग। जब तक EVM रहेगा कोई हटेगा नहीं, मोदी नहीं हटेंगे। तो एक सवाल उठता है कि सारी पार्टियां झोला उठाएं और निकल ले हिमालय, क्या दिक्कत है? क्यों संगठन बनाते हो? जब तुम EVM के लिए लड़ नहीं सकते, कहते हो कि EVM है तो हारेंगे नहीं, आप फिर राजनीतिक दलों का खत्म करें, संन्यास लो, झोला उठाओ, निकलो, क्या दिक्कत है? बिल्कुल, अगर EVM नहीं हटती है इन और राजनीतिक दलों से तो इनको घर पे बैठ जाना चाहिए। और नहीं, आप जिसके लिए आए हैं बोलिए राहुल गांधी घर जाए। फिर बिल्कुल, अगर EVM नहीं हटते राहुल गांधी के सभी पार्टियां घर जाएं, और नहीं तो रोड पे उतर के जबरदस्त आंदोलन करें,
बिल्कुल मैं ये देखो कार्यकर्ता के साथ दिखाना, ये पसीने से भीगा हुआ कार्यकर्ता दिल्ली के जंतर मंतर पर आता है राजस्थान से। तमाम कार्यकर्ता जमीनी मेहनत करते हैं और आप लोग एसी कमरे में बैठकर इन बारीकियों को नहीं समझते, जो ये महिला समझती है, जो ये कार्यकर्ता समझता है। जब तक परिवर्तन नहीं करोगे, कहते हो कि वापसी कर लोगे, कहाँ से कर लोगे? 26,000 दल बना लो, क्या करोगे? मैं ये कह रहा हूँ कितने भी दल बन जाओ, जब तक ईवीएम नहीं हटेगी तब तक मोदी नहीं हटेगा। इसके लिए बहुत बड़ा इस जनता को आंदोलन करना पड़ेगा। और ये चुनाव होगा, इस चुनाव में अगर मोदी आ जाता है तो लोकतंत्र इतना तानाशाही हो जाएगा कि चुनाव संस्था भी खत्म कर देगा मोदी। तो रहेगा ही नहीं, संविधान तो रहेगा ही नहीं। मनुस्मृति 100% लागू हो जाएगी, 100% मनुस्मृति लागू हो जाएगी। ये मोहतरमा कह रही है कि देखिए संवैधानिक प्रक्रिया इसलिए टूट रही है, सुनिएगा, कि मनुस्मृति लागू है, मनुस्मृति लागू है, इसलिए संवैधानिक चीजें तितर बितर हो रही हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, संवैधानिक सही बात तितर बितर हो रही है, लेकिन ईवीएम को हटाना पड़ेगा, मोदी को भगाना है ईवीएम तो को हटाना पड़ेगा। बिल्कुल। एक घटना हुई अभी महाराष्ट्र की, जिसमें 2 लोगों को गोली मार दी गई, चार को मार दी गई। कहा गया कि मोदी योगी जिंदाबाद नहीं करोगे फिर होगा। ऐसी घटनाओं को कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए ये बहुत बुरी घटना थी। एक सिपाही ने 4 लोगों को मारा, शायद आरपीएफ पड़ा, वही घटना के बारे में। और जो ट्रेन में तो ये दंगे करवा रहा है। ये दंगे पुलवामा हमला, जहाँ मक्खी पार नहीं हो सकती, जहाँ एक मक्खी नहीं जा सकती, जहाँ इतना बड़ा विस्फोटक पदार्थ चला जाता है, इसमें जनता विचार क्यों नहीं करती है? ये क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं बताइए। देखिए ईवीएम पे सवाल उठता है तो ईवीएम के समर्थन वाले लोग भी हैं। क्या कह रहे हैं आप? बताइए ईवीएम को लेके क्या कह रहे हैं भाई? समर्थन आप अपनी आइडियोलॉजी क्या है? देखिए मैं कोई राजनीतिक दल से हूँ नहीं, आम ठीक है। इंसान को भी बोलना चाहिए। भाई ऐसा है, कर्नाटका में कांग्रेस जाई, कर्नाटका में तो ईवीएम सही है। दिल्ली में अभी चुनाव हुआ, केजरीवाल आ गया, तो मतलब यहाँ का ईवीएम सही है। लेकिन मोहतरमा को अपने जो मैम है, जहाँ जहाँ पे बीजेपी आती है वहीं पे ईवीएम घोटाला हो गया। कह रहे कि जहाँ बीजेपी हारती है वहाँ टू गुड है, जहाँ जीत जाते हो आप लोग। जवाब दूंगी भाई मेरे, अगर जो ये जगह जगह से लोगों को नहीं मतलब हारेंगे, खुद हार के और लोगों को नहीं आगे करेंगे, तो ये मतलब जब बहुमत से आएंगे तो ये कैसे ईवीएम को दिखाएंगे कि जब दूसरी जगहों से जीतते हैं, जब दूसरी जगहों से बचने के लिए एकाध जगहों को लीव कर देते हैं, जो है ना ये खामोश हो जाते हैं, हट जाते हैं वहाँ से। इनको जिता दो ताकि आने वाले वक्त में ईवीएम पर कोई आवाज ना उठा सके। अब महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, हार गई बीजेपी, ठीक है। अब गठबंधन होके फिर बीजेपी सरकार बना ली, तब बोलते हैं कि नहीं नहीं अब तो बीजेपी ने पूरा घोटाला कर दिया। अगर ईवीएम करना था तो वहीं पे ही वो छोड़ देते महाराष्ट्र को। और मैम करना नहीं, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट सुनिए। एक आध स्टेट में अगर बीजेपी नहीं आई ना तो जनता पूरी टूट पड़ेगी। नहीं ये उनको एक आध स्टेट तो देना पड़ता है। रन आउट हो जाते हो कहीं। अच्छा दिल्ली में हो जाते हो क्या जानबूझ कर? इतना कर देंगे कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल को यार 70 में से 65 दे देंगे, 66 दे देंगे। अरे इतना करते थे कि भाई दिल्ली को 30 में, अरे इतना बड़ा किसी का दिल नहीं होता है कि क्लीन स्वीप दे देती है किसी पार्टी को। एक बात बताओ, कर्नाटका, एक मिनट, कर्नाटका सेकंड फाइनेंशियल सिटी है, वो छोड़ देते हैं, ऐसे हार जाएंगे, फाइनेंशियल सिटी में हार जाएंगे। सूरतवादी हिमाचल को भी कहाँ चले गए, कहाँ चले गए जो ईवीएम को इसी सबसे पहले ईवीएम पर आवाज उठाने वाले डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हैं, जो भाजपा के सांसद हैं। और जीवीएल नरसिम्हा राव ने स्पष्ट तौर पर अपनी एक किताब लिखी है, डेमोक्रेसी एट रिस्क ऑन ईवीएम। ये तो भाजपा का ही है पूरा। रही बात कर्नाटक जिताने की या इधर उधर जिताने की, वो तो स्टेट दे देते हैं, इनके पास 356 का पावर तो है, फटाक से हटा देंगे। प्रॉब्लम क्या है? मैं एक सवाल उठाता हूँ, सुनिए जरा, मीडिया का एक सवाल है। तमाम लोग कहते हैं ईवीएम का सवाल है, मैं भी मानता हूँ मशीनरी है, हो सकता है कुछ भी, लेकिन जो स्पेशल 26 दल का गठन हुआ है, तमाम जो उसमें मठाधीश बैठे हैं, लंबा राजनीतिक अनुभव है, कोई 3 बार कोई 4 बार मुख्यमंत्री रहा, कोई देश की सत्ता को चलाया। आप लोग ईवीएम की लड़ाई कब लड़ेंगे?
क्या एसी कमरों में बैठकर ट्वीट पर ट्वीट करना कि ईवीएम हैकिंग है, मोदी जीतता है तो ताली बजाना, चूड़िया पहन के बैठ जाना राजनीतिक दलों का, कहते हो कि विपक्ष हो तो विपक्ष की भूमिका में कब आओगे? इस महिला को समझ में आ सकता है कि ईवीएम के लिए लड़ो, तुम नहीं लड़ोगे। ये कार्यकर्ता बोलेगा, ये कार्यकर्ता पसीने में भीगकर बोलेगा, ये बोलेगा, ये आम जनता बोलेगी। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर कहाँ है? अगर पब्लिक सवाल उठाती है तो तुम जवाब दो, उन चीजों के लिए लड़ो, और फिर कहते हो कि हमने इंडिया बनाया, इंडिया को हराएगा। हारेगी क्या? मोदी जी ने तमाम संवैधानिक संस्थाओं पे आरएसएस के एजेंट फिट कर दिए हैं। अभी जो इलेक्शन कमीशन है, ये आईएएस अफसर थे पंजाब से, 24 घंटे के अंदर फाइल इतनी स्पीड से चली, वीआरएस भी दाखिल हो गया और उनको इलेक्शन कमीशन भी बना। बीमारी है, मैं इलाज पूछ रहा हूँ। बीमारी तो हमें भी पता, इलाज क्या है? इलाज बताओ ना। इलाज सारे अपोजिशन के दल बिल्कुल पर्चा ना भरे जब तक ईवीएम ना हटे, ये इलाज है। चंद्रशेखर रावण की पार्टी से मैं बताता हूँ, हर मामले पर हो, सड़कों पर आओ, विपक्ष की भूमिका ये होती है, घटना कहीं की भी हो, दिल्ली शाहबाद डेयरी की घटना हुई या फिर असम की घटना हो, मणिपुर की घटना हो, वैसा लीडर चाहिए कि सड़कों पर आ जाए। जो तुष्टीकरण का समीकरण है कि दिल्ली में नहीं बोलूंगा, असम में बोलूंगा, असम में नहीं बोलूंगा, मणिपुर में बोलूंगा, मणिपुर में नहीं बोलूंगा, यूपी में बोलूंगा, इस समीकरण से बाहर निकलिए। सत्ता परिवर्तन होता है। और भाई ने सही कहा, भीम आर्मी के लीडर हैं, कि पर्चा भरना छोड़ दो, तो उस समय तो आपका व्यक्तिगत स्वार्थ आ जाता है कि हमें सांसद बनना है, वी वांट टू एमपी। ये जो एमपी का आपने मुखौटा उड़ रखा है ना, सत्ता के गलियारे से बाहर निकलो, पर्चा मत भरो, ईवीएम क्या बड़ी बड़ी चीजें बदल जाएंगी। बदलेंगी कि नहीं? बिल्कुल बदल जाएंगे। आप पर्चा मत भरो और सारे गुट, सारे दल एक हो जाओ, एक होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ो, रोड पे बैठ जाओ, कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो ये मोदी नहीं हटेगा। हालात ये है कि विपक्ष के नेता बन के ही खुश है। लाल बत्ती तो है ना, ये लुटियंस जोन का बंगला तो है ना, ये जो लग्जरी पॉलिटिक्स का लॉलीपॉप है, हाथ से छूटता ही नहीं यार। कहा नहीं है मोदी जी ने कहा नहीं है कि सारे चोर इकट्ठे हो गए। अरे मोदी जी को अगर जवाब देना है और चोर नहीं बनना है, उन्हें बताया 26 पार्टियों को। 26 पार्टी में सारे चोर हैं। अब मुझे क्या बता, मोदी जी बता। अजीत पवार कौन है पूछना चाहिए। मोदी जी बता रहे ना इस बात को, तो मोदी जी जाने, मोदी जी से जवाब लो ना। अजीत पवार साधु संत है एकदम। अब मुझे नहीं पता, मंडलेश्वर है, बताएंगे मोदी जी बताएंगे। वो कह रहे सारे चोर इकट्ठा हो गए। सर 2 दिन पहले राजस्थान से कहा था कि 70 करोड़ का जो है घोटालेबाज, 70 करोड़ का घोटालेबाज, और उसको अगले दिन जो है ना वो छिटा मारा गंगा जल का, वॉशिंग मशीन में निकाला, प्योर हो गया, आजा मेरे पास। ठीक है, ये कपड़ा धुलाई का तो मशीन सुना था, भ्रष्टाचार धुलाई की भी मशीन है। सवाल है, जिसको बुरा लगे लगे। अजीत पवार 70,000 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप है। जैसे ही बैकडोर से एंट्री मारते हो, गमछा बदलता है, कलर बदलता है, स्वच्छ हो जाते हो, फिर सवाल नहीं उठता है। ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल की राजनीति करने वाले 2022 के इलेक्शन उत्तर प्रदेश की चुनाव रैलियों में कहते थे, मोदी योगी को झोला उठवा दूंगा, घर भेज दूंगा। आज वापसी करते हैं, गले से गले मिलाते हो, तो सवाल आपके एनडीए पर भी उठेगा और सवाल इंडिया पर भी उठेगा कि आप अरविंद केजरीवाल, जो मंचों से उनके नेता संजय सिंह कहते थे कि चाचा नेहरू, बिटिया सोनिया, बेटा संजय, बहू सोनिया, बेटी प्रियंका, दामाद वाड्रा, बेटा राहुल, ऐसा है राजनीतिक परिवार। ये आरोप लगाने वाले संजय सिंह आज उसी एनडीए का हिस्सा है। तो सवाल तो दोनों पे उठता है, दोनों के दामन गंदे हैं। अच्छा कौन है जनता तय करेगी। लेकिन राजनीतिक दलों से एक ही चीज कहूँगा, जनता के बारे में सोचो। कहीं ऐसा ना हो कि वो वाक्य आ जाए, जनता खुद ही सड़कों पर उतरे, कहे करो सिंहासन खाली कि जनता आने वाली है, करो सिंहासन खाली कि जनता आने वाली है। जनता को उस लेवल तक मत लीजिए। अपने विचार जरूर व्यक्त करिएगा। जय हिंद, जय भारत।